नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन संस्थान काकन कॉम्पिटिटिव जोन अर्थात केसी जोन में। इसके पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने शुरू किया था काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व जो 3 तत्व हमने रस छंद अलंकार के बारे में बात की थी, उसमें अगला जो है हम लोग पढ़ रहे थे अलंकार के बारे में। अलंकार में शब्द अलंकार के जो प्रमुख भेद हैं, अनुप्रास, रूपक और यमक हमने पढ़ लिया था। उसके कम से कम 5-5, 6-6 एग्जाम्पल हमने अच्छे से देख लिए थे। आशा है आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आइए आगे बात करते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार हमने क्या बताया था? जब किसी काव्य या कविता में की शोभा, जब किसी काव्य या कविता में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, जब किसी काव्य या कविता में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो तो वहां अर्थालंकार होता है। जब किसी काव्य की पंक्ति हो, कोई कविता की पंक्ति हो और वहां अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है तो वहां अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के कुछ प्रमुख भेद हमने 4-5 पहले वीडियो में बताया हुआ है। क्या बताए थे? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार और मानवीकरण, अतिशयोक्ति। इसके अलावा भी 50 भेद होते हैं। ब्याज, भ्रांतिमान, संदेहमान, ब्याज निंदा, ब्याज स्तुति, वक्रोक्ति, बहुत सारे होते हैं जो अलंकार होते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में मुख्य रूप से ये 4-5 हैं, दोनों बोर्डों की क्लासों में मिला करके। तो हम मुख्य रूप से 5 अलंकार और उनके कुछ एक एग्जाम्पल देखेंगे, जिससे हमारा जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर रहे। जब किसी काव्य या कविता में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां पर अर्थालंकार होता है। तो पहला भेद जो है उपमा अलंकार। उपमा क्या है? पहला भेद उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार में क्या होता है? जब समान कोई वस्तु हो और प्राणी हो, एक जैसे लग रहे हो और उन दोनों की तुलना कर दी जाती है। ऐसे मोहन और श्याम एक जैसे लगते हैं, दोनों बड़े सुंदर हैं, तो क्या किया जाए? उन लोग एक दूसरे के, वह उससे अच्छा है, वह उससे बुरा है, वह उसके समान है, वह उसके जैसा दिख रहा है, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, उसके हाथ जो है ऐसे हैं, उसका मस्तक जो है एकदम ऐसे है, उसकी आंखें हिरनी जैसी है ना। बहुत सारी उपमाएं हमारे समाज में दी जाती है। उपमाओं का मतलब ये ऐसे हो जाना, मतलब किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से करना, किसी एक वस्तु की समानता दूसरे वस्तु से बताना। परिभाषा के रूप में क्या है? जहां किसी एक वस्तु की या प्राणी की तुलना समान गुण धर्म के कारण, मतलब उनके गुणों के कारण, मतलब उनके क्वालिटी हो सकता है सेम हो और उनके जो लक्षण हो ऐसे सेम हो, तो समान गुण धर्म के कारण जब किसी एक वस्तु, एक प्राणी की तुलना दूसरे वस्तु और दूसरे प्राणी से की जाती है तो वहां पर कौन सा होता है? उपमा अलंकार। ऐसे मुख चंद्र सा समान है। मुख क्या है? चंद्र का से समान। मुख मतलब मुंह, चंद्र मतलब चांद, तो उसका मुख क्या है? चांद के समान है ना। बॉलीवुड में बहुत सारे गाने आए, सोने चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तो तू ही, है ना। नहीं सुने हो? चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तो तू ही धनवान है गोरी, दूजे सब कंगाल। मतलब बालों की तुलना सोने से कर रहा है, शरीर की तुलना चांदी की चमक से कर रहा है। तो क्या हो रहा है? तो जो भी गाने उसमें भी अलंकार का प्रयोग है, लेकिन हम साहित्यिक रूप से कविताओं को पढ़ेंगे, दोहे को पढ़ेंगे, छंदों को पढ़ेंगे, उनमें जो आएंगे काव्य कविताओं में जो अलंकार आएंगे उनका एग्जाम्पल देखेंगे। तो उदाहरण के तौर पर जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। हाँ, एक चीज और देते, इसको पहचानेंगे कैसे? डेफिनेशन ये था, जहां किसी एक वस्तु या प्राणी की तुलना समान गुण धर्म के आधार पर दूसरे वस्तु या प्राणी से की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार को पहचानने का तरीका होता है, कुछ वाचक शब्द होते हैं जो हमने यहाँ लिखा हुआ है। वाचक शब्द है सा से सी सम तुल्य सरिस। सा सम सी से सरिस तुल्य, 4-5 शब्द ऐसे, सा से सम सरित सहित तुल्य। अर्थात जब किसी काव्य या कविता में सा शब्द आएगा, आपको दिख जाएगा सा, और एक वस्तु से दूसरे वस्तु की तुलना या समानता बता दी जा रही हो और बीच में सा जुड़ा हो, से जुड़ा हो,
सरि से जुड़ा हो, सम जुड़ा हो, तो वहां पर उपमा अलंकार हो जाता है। तो उपमा अलंकार के मुख्य रूप से 4 अंग माने गए। एग्जाम्पल बाद में देखते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। पहला उपमेय है, दूसरा उपमान है, तीसरा साधारण धर्म है, चौथा वाचक शब्द है। अब उपमेय क्या होते हैं? हमने बताया दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों या प्राणियों की तुलना आपस में होती है। जैसे वह मोहन से अच्छा है, वह मोहन के समान है, उसका मुखड़ा मुंह जो है चांद के समान, तो दो जीवित और निर्जीव सजीव में तुलना की जा रही है। जैसे भी तो उपमेय और उपमान, तो जिसकी तुलना की जाए, राधा का मुख चंद्रमा के समान है, तो राधा का मुख जिसकी तुलना की जाए, तो किसकी तुलना की जा रही है? राधा की। तो राधा क्या हो गई? उपमेय हो गई। जिससे की जाए तो किससे की जा रही है? चांद से की जा रही है। राधा का मुख चंद्रमा के समान है, तो उपमेय उपमान समझ आ गया। जिस वस्तु की तुलना की जाती है वह उपमेय होता है, और जिस वस्तु से की जाती है वह उपमान होता है। ऐसे ही हम समास जब पढ़ते हैं तो एक पढ़ते हैं कर्मधारय समास। पढ़ते हैं कर्मधारय समास में डेफिनेशन में आता है जहां वस्तु में विशेषण विशेष्य का संबंध हो या उपमेय और उपमान का संबंध हो। ठीक, विशेषण विशेष्य का संबंध हो और उपमेय उपमान का संबंध हो, वहां पर कर्मधारय समास होता है। जैसे नील कमल, कमल नयन, ऐसा एग्जाम्पल आते नहीं है, तो नीलांबर। तो ऐसे ही क्या है, उपमेय और उपमान यहाँ पर समझ लेना है। जिसकी तुलना की जाए और जिससे तुलना की जाए। अगर चंद्रमा से तुलना की जा रही है तो चंद्रमा उपमान हो गया, और हमारे मुख की जा रही है, किसी के मुख की जा रही है, तो वो उपमेय हो गया। और साधारण धर्म क्या होते हैं? तो इन दोनों की क्षमताओं को बताते हैं कि कौन कितना सुंदर है। तो दोनों की क्षमता को निर्धारित करने का काम क्या करते हैं? साधारण धर्म का। वाचक शब्द जो से, सम, सरिस, सहित, ये सब जो सम आ रहे हैं, सा, सम, से, सी, सरिस, तुल्य, ये सब शब्द आ गए। ये सब शब्द क्या है? वाचक शब्द हैं। यही पहचान करा रहे हैं कि क्या है? उपमा है। देखिए एग्जाम्पल हमने बहुत सारे यहाँ लिखे हुए हैं। पहला उदाहरण क्या है? पीपर, पात, सरिस, मन डोला, वाचक शब्द हमको मिल गया। से, सा, सम, सहित, सरिस, वाचक शब्द मिल गया सरिस। दूसरा कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, सम आ गया। मतलब कोटि मतलब करोड़ों, कुलिस मतलब कांटो या उसके अनुसार। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, जो तुम्हारा वचन है ना एकदम कांटों की तरह, करोड़ों कांटों की तरह लग रहा है। कोट कुलिस सम वचन तुम्हारा, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। हाय को फूल सी कोमल बच्ची, तो फूल सी, बच्ची की तुलना किससे की जा रही है? बच्ची की तुलना फूल से की जा रही है, तो यहाँ बच्ची उपमेय हो जाएगी और फूल क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। इसको भी हम छांटना सीख जाएंगे कैसे उपमेय उपमान क्या है। और बाकी वाचक शब्द ये क्या हो गए? वाचक शब्द हो गए, बाकी साधारण धर्म हो गए। ठीक, नील गगन सा शांत हृदय सो रहा, गगन सा हृदय सो रहा, नील गगन सा शांत हृदय, तो शांत हृदय क्या हो गया? हृदय क्या हो गया? उपमेय हो गया। और नीला गगन क्या हो गया? उपमान हो गया। ठीक, चांद सा सुंदर मुख, तो चांद सा सुंदर मुख, मुख क्या हो गया? उपमेय हो गया। चांद क्या हो गया? उपमान हो गया। सुंदर क्या हो गया? साधारण धर्म हो गया। सा क्या हो गया? वाचक शब्द हो गया। क्लियर? ये उपमा अलंकार क्या होगा? जहां किसी एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरे वस्तु या प्राणी की तुलना उसके समान गुणधर्म के आधार पर बताई जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार का मतलब किसी से तुलना कर देना, किसी समानता बता देना। जहां किसी प्राणी या वस्तु की समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। ये भेद नहीं है, इतना क्लियर रखना। ऐसे उपमा अलंकार के भेद हम कहें कितने तरीके के हैं, तो वो नहीं है। वो सांग रूपक, निरंग रूपक, परंपरित रूपक, सॉरी मालोपमा, लुप्तोपमा, 2 तरह के माने गए हैं उपमा अलंकार। लेकिन वो हमको नहीं पढ़ना है। ये उपमा अलंकार के अंग कितने पार्ट हैं उपमा अलंकार, जो अगर हम किसी पंक्ति में उपमा अलंकार देख रहे हैं तो कौन कौन से हिस्से उसके हो सकते हैं। ठीक, तो कौन कौन से होते हैं? 4 हैं। उपमेय है, उपमान है, साधारण धर्म है, वाचक शब्द है। तो उपमेय हमने उपमेय हमने बता दिया, जिससे तुलना, जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय होता है, और जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है। ये इन दोनों के बीच की क्षमताओं को निर्धारित करता है। चौथा वाचक शब्द जो होते हैं जिनसे हम इनकी पहचान करते हैं। ये सभी को समझ में आ गया उपमा अलंकार? तो बस हमको अब देखो, परीक्षा में डेफिनेशन नहीं आ रहा है आप लोग के। ठीक बच्चों, डेफिनेशन आ नहीं रहा, और जिनके कंपटीशन वालों में भी डेफिनेशन नहीं आता है, उनके लिए भी है कि पहचानना कैसे है। तो ये हमें क्या मिल जाएगा?
सम शब्द, ये जो वाचक शब्द है ये कहीं ना कहीं हमें दिख जाएंगे। कितना? लगभग 90% उदाहरणों में हमें वाचक शब्द नजर ही आ जाते हैं, तो उनसे हमारी पहचान आसान हो जाती है। 10% बहुत जो हाई लेवल के उदाहरण होते हैं उनमें नहीं नजर आते हैं, लेकिन जो सामान्य उदाहरण होते हैं उनमें हमें वाचक शब्द इसमें तो मिल ही जाता है। नहीं मिलेगा तो हम भाव निकाल लेंगे, अगर कि तुलना या समानता की जा रही है तो हमें वो भी समझ में आ जाएगा कि हाँ भाव कुछ समझ में आ रहे हैं कि तुलना या समानता हो रही है। अब अगला इसमें हम पढ़ेंगे क्या बेटा? अब हमें ये याद रखना है उपमेय और उपमान, क्योंकि आगे के जो दो अलंकार हमको देखने हैं इन्हीं के आधार पर देखने हैं, उपमेय और उपमान के आधार पर। अगला हम जो है अगले पेज पर चलते हैं, क्या है बेटा? रूपक अलंकार। हम आ गए कहां पर? रूपक अलंकार। पहला हमने जान लिया उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार। अब वो समान गुणधर्म के आधार पर दो वस्तुओं की तुलना की जा रही थी या समानता बताई जा रही थी। यहाँ क्या है? जहां गुणों की अत्यंत समानता के कारण, जहां गुणों की अत्यंत समानता के कारण उपमेय व उपमान का भेद खत्म हो जाए, उपमेय और उपमान का भेद मिट जाए। क्लियर? वहां उपमेय और उपमान क्या हो रहा था? समानता या तुलना की जा रही थी, लेकिन यहां पर क्या है? हमने उपमेय उपमान को जो जाना, मतलब जिससे तुलना की जा रही है और जिसकी तुलना की जा रही है ये भेद ही मिट जाए। जैसे हम कह दे तुम्हारा मुख चंद्रमा है या तुम्हारा चांद ही उसके मुख जैसा है, अगर ऐसा हो जाए चरण कमल बंदो है राय, जैसे हम कहते हैं चरण कमल बंदो है, अर्थात चरण रूपी कमल की वंदना करता हूं, वह जो उनका चरण है वह कमल हो सकता है, कमल के जैसा हो सकता है, और जो कमल का फूल है उनके चरण के जैसा भी हो सकता है। ठीक? तो जहां पर उपमेय और उपमान का जो भेद हो वही खत्म हो जाए, मतलब उपमेय उपमान आपस में विलीन हो जाते हैं। ठीक? ये भेद खत्म हो जाए या अभेद रहित आरोप हो जाए, मतलब एक दूसरे के उन पर आरोपित कर दिया जाए। आरोप का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर जब आरोपित होते हैं तो एक हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं, मतलब जहां उपमेय और उपमान एक दूसरे के अभेद अभेद रहित आरोप में हो जाते हैं, वहां पर क्या होता है? हमारा रूपक अलंकार होता है। जहां गुणों की अत्यंत समानता के कारण उपमेय और उपमान का भेद मिट जाए, अर्थात अभेद आरोप हो, वहां रूपक अलंकार होता है। समझ में किसको नहीं आया? सबके को आ गया? मतलब जहां लग जाए उपमेय और उपमान एकाकार हो गए हैं, हम उपमेय को भी उपमान मान सकते हैं, उपमान को भी उपमेय मान सकते हैं, वहां पर क्या हो जाता है? रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी बीती विभावरी जागरी। ये उदाहरण मानवीकरण अलंकार का भी है, क्योंकि अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा ना, प्रकृति की वस्तु को इस तरह मनुष्य की तरह थोड़ा बहुत दिखाया जा रहा है। ठीक? लेकिन और बीच में अंबर पनघट, अंबर रूपी पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, ताराओं रूपी जो क्या है आपस में समूह है वो सुबह की तरह नगर के रूप में उभर रहे हैं, ऐसा कुछ कवि की कल्पना है। तो अंबर पनघट में डुबो रही, यहाँ पर तारा घट उषा नागरी, यहाँ पर हमें रूपक अलंकार। और इसको पहचानने के लिए सामान्य तौर पर उपमेय और उपमान के बीच क्या दिख जाता है? हाइफन का चिन्ह, जिन्हें हम योजक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। तो इनको पहचानने के लिए हम देख सकते हैं कि वहां पर सा सम से सरिस सहित होगा, योजक चिन्ह के साथ होगा, और वहां पर भी होता है, उपमा अलंकार में भी योजक दिखता है, लेकिन उसके साथ सा सम से सरिस सहित होता है। यहाँ पर वो नहीं होते, बस योजक चिन्ह देख करके हमको पहचान लेना है, क्योंकि बेटा हमें ऑप्शन टिक करना है, हमें ये देखना है हमारा जय विधि हो है नाथ हितु मोरा, जिस भी तरीके से हमारा हित हो जाए, है ना? तो पहचान करके टिक कर लेना है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मतलब मैंने क्या पा लिया? राम रूपी रतन को पा लिया। रत्न मतलब महत्व बहुमूल्य चीज हो गई, जिसका मोल नहीं। रतन मतलब सोना चांदी कह सकते हैं, लेकिन राम रूपी रतन या रतन रूपी राम, रत्न रूपी भी राम हो सकते हैं, राम रूपी भी रत्न हो सकते हैं, दोनों बात क्या हो रही है? उपमेय और उपमान आपस में। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना रे हो, मैं चंद्रमा रूपी खिलौना या खिलौना रूपी चंद्रमा, मुझे खेलने के लिए तो चंद्रमा जैसा ही खिलौना चाहिए, तो खिलौने जैसा चंद्रमा चाहिए, है ना? तो उपमेय उपमान और दोनों के बीच एक चिन्ह कहीं ना कहीं चरण रूपी कमल चरण कमल बंदो हरि राय, है ना? मैं ईश्वर के चरण रूपी कमल की वंदना करता हूं या कमल रूपी चरण की वंदना करता हूं। इतना क्लियर है सबको?
मैं इस कौन लिखता है? सूरदास लिखते हैं ना। चरण कमल बंदो हरि राय, जाकी कृपा पंग गुरु लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, भैरव सुनो गूंग गूंग पुनि बोले, रंग चले श्री छत्रधर आए। बार बार हाँ, मतलब क्या कह रहे हैं? मैं आपके चरण रूपी कमल, क्योंकि जो उनका चरण है, जब भगवान विष्णु लेटे हुए, भगवान कृष्ण लेटे हुए, तो जैसे कमल का फूल ऐसे खिला होता है, तो ऐसे लग रहा है उनका कमल ही, जो उनका चरण है, कमल के फूल की तरह है, या उनका कमल का फूल चरण की तरह है। तो दोनों कह रहा है, कभी एकदम तय नहीं है। वो क्या कह रहा है? उपमा और उपमेय आपस में एकाकार हो रहे हैं। तो क्या हो गया बेटा? अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। राधा का मुख चंद्रमा है। राधा का मुख क्या है? चंद्रमा है। तो मुख चंद्रमा के समान है या चंद्रमा मुख के समान है? ये भी कर सकते हैं ऐसे ही दे। अरे राधा का मुख चंद्रमा नहीं लगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ और कुछ दिख रहा है? अब पहचाने कैसे? अभी जब हम आपको उत्प्रेक्षा बता देंगे तब आप देखिएगा। ठीक बेटा। अवधेश के बालक चार सदा, तुलसी मन मंदिर में भी हरे। अब यहाँ भी नहीं दिख रहा है, मान लो लगा ले। अवधेश के बालक चार सदा। अवधेश के चार बालक कौन? दशरथ के, अवध के राजा, अवध के ईश दशरथ के चार बालक तुलसी मन मंदिर में विहरे, तुलसी के मन रूपी मंदिर में हमेशा विचरण करते रहते हैं, हमेशा टहलते रहते हैं। अवधेश के बालक, तो मन रूपी मंदिर या मंदिर रूपी मन है ना, उनका मंदिर जो है इतना पवित्र है, चाहे उसे मंदिर मान लो, चाहे मंदिर को इतना पवित्र मान लो कि तुलसीदास का मन है। ठीक, तो मन रूपी मंदिर में दशरथ के चारों पुत्र क्या हैं? विचरण करते रहते हैं। जय 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 गिरिराज कुशेरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जिसका मुख जो है चंद्रमा के समान, चकोर के समान क्या है? कौन है? राधा जी की तुलना की। जय 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 गिरिराज किशोरी। ठीक, इतने सारे एग्जाम्पल आपके किसके हो गए? ये उदाहरण रूपक अलंकार के हो गए। बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, बस हमें पहचानना है, पहचान करके निकालना है एक कि कौन सा इसमें आ रहा है। वहां पर क्या था? समान दो वस्तुओं में समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जा रही है, समानता बताई जा रही थी। यहाँ दो वस्तुओं में समान गुणधर्म या क्या होता है? अभेद रहित आरोप। उपमेय और उपमान में क्या किया जा रहा है? अभेद रहित आरोप हो रहा है, मतलब उपमेय और उपमान एक कर दिया जा रहा है, उन पर आरोपित कर दिया जा रहा है। हो गया। अब ये पहचानना है तो बस ये थोड़ा सा योजक चिन्ह देख लेना है, और ऐसा नहीं इसी के भरोसे रहना, थोड़ा सा पहचानना भी, पढ़ करके भी देखना उपमेय उपमान क्या निकल रहा है, दोनों क्या एक ही जैसे भाव दे रहे हैं? लेकिन आपके स्तर पर आपको पहचानने के लिए पर्याप्त है, मुझे लगता है। जहां तक आगे क्या करेंगे बेटा? अब आगे चलते हैं अगले वाले अलंकार पर। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा मतलब होता है, क्या होता है? कल्पना। उत्प्रेक्षा का मतलब होता है कल्पना या संभावना। कल्पना या संभावना, इसका अर्थ ही होता है। तो जहां समानता के कारण उपमेय और उपमान में क्या किया जाए? कल्पना या संभावना व्यक्त की जाए। क्या लिखा है? जहां समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका भी क्या है? इसमें वाचक चिन्ह होते हैं, कुछ वाचक शब्द होते हैं जो हमें याद रख लेने हैं। ये शब्द आपको अवश्य ही कोई ना कोई पंक्ति में अगर मिल रहे हैं तो वहां आपको उत्प्रेक्षा अलंकार बिना सोचे मार देना है। अब सोच लीजिए, आपके सिलेबस में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा तीनों है। उपमा का तो क्लियर है कि सा से सम सरिस से सब मिल जाएंगे, और उत्प्रेक्षा का भी मन मानो जन जानो। अगर ये दोनों नहीं मिल रहे हैं तो रूप चौथा मार देंगे। तो मारने का हमको तरीका निकालना है कि कैसे ऑप्शन को टिक करना है। ठीक, और कोशिश ये है कि ऑप्शन आपको टिक करने के लिए ही आना है, और हर स्तर पर यही आता है। तो हमें क्या करना है? पहचान करके उसको एक बढ़िया उसमें सोल्यूशन निकाल लेना है अपने मन से। तो क्या है वाचक शब्द? मनु, मानव, जनु, जानव, मनव, जनव, जिमि, ज्यों। ठीक, मनु, मानव, जन, जानव, मनव, जनव, जिमि, ज्यों इत्यादि वाचक शब्द जो होते हैं, क्या होते हैं? इसके पहचान के रूप में हमें मिल ही जाते हैं। जहां समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु, मानो, जन, जानो, मनो, जनो, जिम, ज्यों इत्यादि वाचक शब्द इसमें आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, इस काल मानो क्रोध के तनु कापने उसका लगा। इस काल मानो क्रोध के, मनु मानो। ठीक, इस काल मानो क्रोध के तनु कापने उसका लगा, मानो हवा के जोर से। कल्पना की जा रही, मानो मान लिया जाए, मानना मतलब कल्पना करना, क्या है? संभावना व्यक्त करना। मानो हवा के जोर से, मानो ऐसा लगा हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा।
तो यहाँ मन मानो आपको शब्द मिल गया। सोहत ओढ़े, ये बहुत पेट एग्जाम्पल है, दोनों मतलब बोर्डों की परीक्षाओं में अक्सर आपको दिख जाए। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आता प्रयो प्रभात। मानो नीलमणि पर्वत पर क्या पर सूर्य की किरणें ऐसी, क्या हो रहा है, सोहत ओढ़े पीतपट, जब भगवान कृष्ण पीतपट मतलब पीले रंग का क्या अपन एक पट्टी जो वस्त्र होता है, अंगिका होती है, उसको पहने होते हैं ऐसे, और उनका शरीर कैसा है, सांवला शरीर है, सांवला मतलब हल्का नीला मिलता हुआ, तो वो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो किसी नीलमणि पर्वत पर सूर्य की किरणें, उससे क्या होती है, सूर्य निकल रहा है और उसके पीछे से छुप करके, पर्वत के पीछे सूर्य निकल रहा है, और नीला पर्वत और सूर्य का पीले रंग का जो रोशनी है वो जब आपस में मिल करके जो रंग दे रहे हैं वैसा प्रतीत हो रहा है। तो सोहत ओढ़े पीठपत श्याम सलोने गात, मनहु नील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ठीक, कहती हुई वो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। उत्तरा कौन है, अभिमन्यु की पत्नी, अभिमन्यु को अर्जुन के पुत्र, महाभारत काल। कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, उनके कहते हुए आंखों में ऐसे भर गए आंसू, हिम के कड़ों से पूर्ण, ऐसा प्रतीत हुआ कि हिम के कड़ों से, जो बर्फ के कड़ हैं, पूर्ण मानो हो गए पंकज ने, नए नए कमल खिल गए हैं, है ना। तो ये अपना तुलना करें, लेकिन मानो शब्द हमको यहाँ मिल गया। मन मानो जन जानो, मनो जनो जिम ज्यो, ऐसे वाचक शब्द जिन भी पंक्तियों में दिख जाए वहां पर कौन सा अलंकार होगा। ऐसे आप 2-4 एग्जाम्पल अपने बोर्ड में आए हुए परीक्षाओं को एक बार देखिएगा, इससे कराया जाएगा। हाँ बेटा, मनो नील मन शैल पर आता प्रभात, मन मानो जन जानो, मनो जनो। अगला हम लोग, ये 3 कैसे थे, जो उपमेय उपमान संबंधी थे। पहला आपका उपमा हो गया, दूसरा रूपक हो गया, तीसरा हो गया क्या, उत्प्रेक्षा। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो उपमा अलंकार क्या हो गया, जहां पर समान गुणधर्म के समानता के कारण तुलना की जाए, ठीक, वहां पर होता है उपमा अलंकार। सा, सम, सरिस, से, सहित और तुल्य, ऐसे सब आया था। ऐसे शब्द जहां पर आते हैं वाचक शब्द, वहां पर क्या होता है हमारा उपमा अलंकार। और जहां पर उपमेय और उपमान का अभेद रहित आरोप कर दिया जाए, अर्थात उपमेय और उपमान को एकाकार कर दिया जाए, उपमेय उपमान एक ही हो जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। इनकी पहचान बस शॉर्ट के रूप में दे सकते कि योजक चिन्ह 2 शब्दों के बीच लग जाता है और उन्हीं दोनों में उपमेय उपमान होते हैं। एक उपमेय होता है, एक उपमान, लेकिन ये नहीं हम तय कर सकते कौन उपमेय है कौन उपमान है। ठीक, पहला वाला भी उपमेय, 2 भी हो सकता है। तीसरा आता है उत्प्रेक्षा, तो जहां पर कल्पना, उत्प्रेक्षा का मतलब कल्पना या संभावना, जहां उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना व्यक्त की जाती है वहां पर होता है क्या, उत्प्रेक्षा अलंकार। इनकी पहचान के रूप में जो चिन्ह होते हैं, मनहु जनहु मनु मानो जनु जानो जिम ज्यो इत्यादि शब्द होते हैं। ऐसे हमने 2-3 एग्जाम्पल 4 यहाँ देख लिए हैं। आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल है जो सीबीएसई वाले बच्चों को पर्सोनिफिकेशन होता है ना, पर्सोनिफिकेशन अंग्रेजी में यही कहते हैं शायद, पता नहीं, मानवीकरण। ठीक, तो मानवीकरण अलंकार, हमने अभी तक उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा पढ़ लिया। 2 अलंकार और हम देखेंगे, मानवीकरण अलंकार एक है और एक है अतिशयोक्ति अलंकार। मानवीकरण क्या होता है भाई, जहां पर प्रकृति या जड़ वस्तुओं को, प्रकृति की जो वस्तुएं, जड़ प्रकृति की वस्तुएं हैं, उनको मनुष्य की तरह दिखाया जाए। ठीक है, ऐसा प्रतीत हो कि पेड़ मानो चल रहे हैं। कविता एक बचपन हम लोग पढ़ते थे, तो किसी को याद है, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बांध तने में उनके रस्सी चाहे जहां कहीं ले जाते, आती कीचड़ धूप कहीं तो झट उनके ऊपर चढ़ जाते, भूख सताती अगर अचानक तोड़ मधुल फर उनके खाते, है ना। अगर अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, अगर पेड़ चलते रहते कितने मजे होते, जहां जहां मन करता उनको रस्सी में बांधते लेकर चले जाते हैं। तो जरा प्रकृति के चीजों को मनुष्य की तरह दिखाना, जहां जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो। जड़ प्रकृति पर जो चीजें स्थिर हैं, जड़ प्रकृति की जो वस्तु स्थिर है, उन पर मानवीय भावनाओं, मनुष्य की तरह भावुक होने का आरोप हो, और उन्हीं की तरह कार्य क्रियाओं का आरोप, कि वे एक मनुष्य की तरह काम कर रहे हैं और उन्हीं की तरह फील कर रहे हैं, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक,
जैसे एक कविता है क्लास 9th में सीबीएसई में, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आए हो गांव में पाहुन जो शहर के। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बादल जो है इतना बंठन के आए हैं, जैसे गांव में पहली बार दामाद लोग आते हैं, एकदम बंठन के। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आए हो गांव में पाहुन जो शहर के। शहर से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दामाद जी गांव में 6-7 महीने के बाद आए हैं, एकदम बंठन की। उसी तरह बादल भी पूरा अपना वर्षा ऋतु के बाद शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, इतना कुछ 4-5 ऋतु को झेलने 8 महीने के बाद जब वर्षा होती है तो इतना बंठन के उमड़ घुमड़ करके आते हैं, ऐसा प्रतीत होता है वो अपना श्रृंगार करके आए हैं। तो बादल को मनुष्य की तरह दिखाया गया, तो क्या हो गया, प्राकृतिक वस्तुओं की तरह तुलना की, तो मन विकरण अलंकार हो गया। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा को। बीती विभावरी मतलब रात बीत गई जागरी, अंबर पनघट ऐसा प्रतीत हो रहा है, अंबर रूप क्या हो रहे, तारा घटूसन अपने आप में डूब। यहाँ भी क्या है, मनुष्य की तरह इसको दिखाया जाए, मतलब प्रकृति की वस्तुओं को जहां भी लग जाए, कुछ भी नेचर वाला कुछ शब्द आ रहा है और आपको अर्थालंकार में कुछ और अलंकार नहीं समझ में आ रहा है, तो वहां क्या कर देना है। दिवस का अवसान समय, मेघमय आसमान से उतर रहे संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। दिवसावसान मतलब दिन के डूबने का समय है, मेघमय आसमान से बादल से उतर रही है संध्या सुंदरी, संध्या रूपी सुंदरी, मतलब वो संध्या को सुंदरी के रूप में, लड़की के रूप में दिखा दिया। परी सी धीरे 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 उतर रही है, मतलब दिन ढल गया है, अब संध्या उतर रही है, अब रात होने को है, तो संध्या सुंदरी, संध्या को क्या कर दिया गया, तो ये क्या हो गया, मानवीकरण अलंकार। तो ये एक कविता है मेघ आए बड़े, ये पूरी कविता ही क्या है, मानवीकरण का एग्जाम्पल है। बहुत सारे ऐसी कविताएं होती हैं जिसमें प्रकृति की वस्तुओं का वर्णन मनुष्य की तरह किया जाता है। जहां जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। एक अलंकार आपका और बच रहा है, इसको भी देख लेते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार, अंग्रेजी में क्या होता है, हाइपरबोल। हाइपरबोल ठीक, अभी तक आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चे जो है अतिशयोक्ति कैसे लिखते हैं, ऐसे आज भी लिखते हैं, अतिशयोक्ति ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये ध्यान देना यहाँ पर पूरा सा है, क्या है, अतिशयोक्ति। अब इसका जब हम विग्रह करते हैं, अतिशय प्लस उक्ति, अतिशय मतलब अत्यधिक, उक्ति मतलब कहना। जब किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर दिया जाए और वो हमारी लोक सीमा, जो संसार की एक दायरा है, उसको भी पार कर जाए, जो हमारे इमेजिनेशन से परे हो जाए, है ना, वहां पर हो जाता है कौन सा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, सॉरी अतिशयोक्ति अलंकार। जहां किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, संसार की सीमा से बढ़ाकर किसी पदार्थ का, वस्तु का या किसी की बात का वर्णन किया जाए, वहां पर क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, रावण ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब बड़ी बड़ी लंबी नदी है, रावण इधर राणा प्रताप जो है क्या है, घोड़े पर बैठे हैं, चेतक पर सोच रहे हैं कैसे नदी को पार किया जाए। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, मतलब एक छलांग में नदी पार कर दी, असंभव वाली बात है ना। लेकिन क्या है, कवि ने उसको बढ़ा चढ़ाकर इतना वीरता को दिखाया है। तो जहां हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई गए निशाचर। यहाँ हनुमान की पूछ में भी तेले लगा रहे तो लंका जल जाएगी, लंका को जलने में घंटा 2 घंटा 4 घंटा लगा होगा ना, समय लगा होगा। लेकिन क्या हो गया, कवि बढ़ा चढ़ा के उसी बात को कह रहा है, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गए निशाचर भाग। मतलब सारे लोग जो है आग लगते ही लंका छोड़कर भाग गए, उसी में सब जले होंगे, 4 घंटा जला होगा। वह सर इधर गांडीव गुड़ से भिन्न जैसे ही हुआ, वह सर इधर गांडीव गुड़ से भिन्न जैसे हुआ, झड़ जयद्रथ का इधर सिर से छिन्न वैसे हुआ। अर्जुन जब महाभारत काल में जयद्रथ का वध कर रहे होते हैं, क्या करते हैं, गांडीव पे कर रहे हैं, वह सर मतलब तीर इधर गांडीव गुड़ से भिन्न जैसे हुआ, तो जैसे उनके गांडीव, उनके धनुष का नाम था अर्जुन के, ऐसे गांडीव पर वो तीर लगा रहे हैं। तीर लगाते हैं क्या उसका गला कट गया होगा, अरे वहां पर खड़ा होगा, साधे होंगे, तीर जाता हुआ घुसा होगा, पता नहीं सर अलग हुआ होगा भी नहीं अलग हुआ होगा। तो वह सर इधर गांडीव गुड़ से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ उसका शरीर, जयद्रथ का इधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ, उसका सर शरीर धड़ से एकदम अलग हो गया तुरंत ही। बालों को खोलकर मत चला करो दिन में, बालों को खोलकर मत चला करो दिन में, रास्ता भूल जाएगा सूरज। ये देखो तुलना कैसे कर रहा है कि मतलब तुम्हारे बाल इतने घने हैं, एक नायिका के बाल, कवि की कल्पना इतने घने हैं, अगर तुम खोल कर चलोगी इसको तो सूरज रास्ता भूल जाएगा। ठीक,
तो बात को इतनी बढ़ा चढ़ाकर, ऐसे जो हमारे एक बड़े कवि हुए मलिक मोहम्मद जायसी, उनकी रचना है पद्मावत, उन्होंने इतना बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया है नाक का, आंख का, होठ का, मांग का, कि मांग तुम्हारी ऐसी चमक रही है काले कालो बालों के बीच, ऐसे लग रहा है कोई बिजली की परत जो है, बिजली दम चमक गई है और उससे पूरा प्रकाशमान हो रहा है। ऐसे बहुत सारे उन्होंने क्या किया है, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। तो कुल मिलाकर हमने जो है अलंकार, एक जो बहुत बड़ा टॉपिक था हम लोग के लिए, हमने उसको पढ़ लिया है। उसमें शब्दालंकार एक वीडियो में हम लोग जो पहले बनाए हुए हैं, उस वीडियो में शब्दालंकार को पूरा देख लिया। और आज इस क्लास में अर्थालंकार में 5 अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार हमने देख लिया। लगभग सभी अलंकारों के महत्वपूर्ण उदाहरणों को भी हमने कवर कर लिया। आगे की क्लास जारी रहेगी किन्हीं और बिंदुओं पर। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।